आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकाल कर लाए हैं जो विद्रोह, शौर्य और एक बहुत बड़े सवाल से जुड़ी है। ये कहानी है तिलका मांझी की, जिन्हें कई लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाला पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ तो वो कहानियां हैं जो तिलका मांझी को एक महानायक के रूप में दिखाती हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने 1784 में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीर से मार गिराया था। बिल्कुल। इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन तिलका मांझी की कहानी के इन दो बिल्कुल अलग पहलुओं को समझना है और इसके जरिए उस पहाड़िया समुदाय के इतिहास और आज की जमीनी हकीकत तक पहुंचना है जिससे ये कहानी जुड़ी हुई है। तो चलिए उस कहानी से शुरू करते हैं जो ज्यादातर लोगों ने सुनी है। हम बात करें 1765 के बाद की। बक्सर की लड़ाई हुई और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी, एक मिनट, इसको थोड़ा सा खोलते हैं। दीवानी का मतलब क्या था उस वक्त? ये सिर्फ एक प्रशासनिक शब्द है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा मतलब है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। दीवानी का सीधा मतलब था उस पूरे इलाके से टैक्स या लगान वसूलने का पूरा अधिकार, और यहीं से असल लूट की शुरुआत हुई। कंपनी का लालच बढ़ता ही जा रहा था और इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा था राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी समुदायों पर। इसी पृष्ठभूमि में 1770 का वो भयानक अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। लाखों लोग। और स्रोत साफ बताते हैं कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये कंपनी की शोषणकारी नीतियों का एक सीधा नतीजा था। यही वो जमीन थी जिस पर तिलका मांझी के विद्रोह के बीज पड़े। तिलका मांझी, जिनका असली नाम जबरा पहाड़िया बताया जाता है, उनका जन्म 1750 के आसपास बिहार के सुल्तानगंज में हुआ था। यहाँ उनके नाम के पीछे की कहानी भी काफी रोचक है। देखिए, स्रोतों के मुताबिक तिलका नाम पहाड़िया भाषा के एक शब्द से आया है। अच्छा। हाँ, जिसका मतलब होता है गुस्से से लाल आंखें। वो अपने गुस्सैल और विद्रोही स्वभाव के लिए जाने जाते थे। और मांझी? और मांझी कोई जाति नहीं बल्कि एक पदवी है जिसका मतलब होता है गांव का मुखिया। तो वो एक ऐसे मुखिया थे जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। और उनका गुस्सा बेवजह नहीं था। सोचिए, ये 1770 के अकाल का जिक्र किया। क्या वो आखिरी वजह थी, वो ट्रिगर जिसने तिलका को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया? वो एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन सिर्फ एक नहीं। आप सोचिए, लोग भूख से मर रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से अनाज का निर्यात कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी, जिसने आदिवासियों को उनकी अपनी ही हजारों साल पुरानी जमीन से बेदखल कर दिया, और ऊपर से भारी टैक्स जो वो चुका ही नहीं सकते थे। ये एक धीमी मौत जैसा था जिसे तिलका रोज अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन अंग्रेज सिर्फ जबरदस्ती ही तो नहीं कर रहे होंगे। हमारे स्रोतों में एक ऑगस्टस क्लीवलैंड नाम के अफसर का जिक्र है जो काफी अलग तरीके से काम कर रहा था। हाँ, और ये अंग्रेजों की सबसे खतरनाक चाल थी। क्लीवलैंड एक चालाक अफसर था। उसने फूट डालो और राज करो की नीति को आदिवासियों के बीच लागू किया। वो संथाली भाषा सीखता है, आदिवासी मुखियाओं के पास जाता है, उन्हें पेंशन और जमीन माफी का लालच देता है और उन्हें कंपनी का वफादार बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम ब्रिटिश नजरिए से देखें तो क्या क्लीवलैंड का ये तरीका एक तरह से शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं थी? वो शायद उस इलाके को सभ्य बनाने की कोशिश कर रहा था उनके हिसाब से। ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है और यही उनका प्रोपोगेंडा था। लेकिन तिलका मांझी ने इस चाल को समझ लिया। उन्होंने क्लीवलैंड के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए। वो समझ गए थे कि ये आजादी का नहीं बल्कि मीठी चाशनी में लिपटी हुई गुलामी का रास्ता है। वो जानते थे कि अंग्रेजों की दी हुई ये सहूलियतें एक जाल हैं और उनका असली मकसद आदिवासियों की एकता को तोड़कर जंगल के संसाधनों पर कब्जा करना है। और यहीं से तिलका का विद्रोह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं रहता बल्कि एक सोची समझी रणनीति बन जाता है। उन्होंने आदिवासी युवाओं को इकट्ठा करके एक मुक्ति दल बनाया और उनका जो संवाद का तरीका था वो तो कमाल का है। साल के पत्तों पर संदेश लिखकर गांव-गांव भेजना। ये सिर्फ कमाल नहीं था, ये उस दौर की आप कह सकते हैं असमित्रिक वॉरफेयर यानी असम्मित युद्ध का बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, अंग्रेजों के पास घुड़सवार दूत थे, सरकारी डाक व्यवस्था थी, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन तिलका ने एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल किया जो पूरी तरह से उस जंगल की व्यवस्था का हिस्सा था। एक ऐसी भाषा जिसे जंगल समझता था लेकिन अंग्रेज नहीं पढ़ सकते थे। ये सुरक्षित था, सस्ता था और इसे पकड़ा नहीं जा सकता था। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय ज्ञान एक तकनीकी रूप से उन्नत दुश्मन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। और उन पत्तों पे संदेश क्या होता था? संदेश साफ और सीधा होता था, हम एकजुट रहेंगे।
ये क्लीवलैंड की फूट डालो नीति का सीधा जवाब था। इसके बाद उन्होंने एक और कदम उठाया। उन्होंने कंपनी के खजानों को लूटना शुरू किया और उस पैसे को गरीबों में बांट दिया। 1778 में भागलपुर का खजाना लूटना एक बहुत बड़ी घटना थी। इस एक घटना ने उन्हें जनता का रॉबिनहुड बना दिया। तो वो सिर्फ पैसे लूटने वाले डाकू नहीं थे, वो एक राजनीतिक संदेश दे रहे थे। क्या इस कामयाबी ने उन्हें और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का हौसला दिया, जैसे कि सीधे मिलिट्री ठिकानों पर हमला करना? बिल्कुल। खजाना लूटना ब्रिटिश आर्थिक सत्ता को सीधी चुनौती थी और इसी आत्मविश्वास के साथ 1778 में ही उन्होंने रामगढ़ कैंटोनमेंट पर हमला किया, जहां पंजाब रेजिमेंट तैनात थी। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी, जंगल की आड़ से अचानक हमला करो और फिर अंधेरे में गायब हो जाओ। क्लासिक गुरिल्ला युद्ध। वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो एक समानांतर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे जहां अंग्रेजों का कोई कानून नहीं चलता था। और ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि कुछ आदिवासी अपने पारंपरिक हथियारों से उनकी फौज को पीछे धकेल सकते हैं। हाँ, और यहीं पर अंग्रेजों को एहसास हुआ कि ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं है, ये आदिवासी एकता उनके राज के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी। उन्हें लगा कि सिर्फ बंदूकें इस लड़ाई को नहीं जीत सकती। उन्हें एक अलग रणनीति चाहिए थी। हाँ, एक ऐसी रणनीति जो इस एकता को जड़ से तोड़ दे। और इसी काम के लिए उन्होंने अपने सबसे चालाक अफसरों में से एक को भेजा, ऑगस्टस क्लीवलैंड को। तो क्या क्लीवलैंड की ये रणनीति काम कर गई? तिलका मांझी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? देखिए, कई लोग तो क्लीवलैंड के झांसे में आ गए, लेकिन तिलका मांझी नहीं। उन्होंने अंग्रेजों के रोजगार और टैक्स छूट के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो समझ गए थे कि ये एक जाल है। हाँ, उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाने का फैसला किया, सीधे भागलपुर पर हमला। ये 1784 की बात है। हाँ। तिलका और उनके साथियों ने भागलपुर पे अचानक हमला कर दिया। उस वक्त क्लीवलैंड अपने घोड़े पर सवार होकर गश्त कर रहा था। कहते हैं कि तिलका मांझी एक ताड़ के पेड़ पर छिपे हुए थे और जैसे ही क्लीवलैंड नीचे से गुजरा, उन्होंने अपने जहरीले तीर से उस पर निशाना साधा। वो तीर सीधा क्लीवलैंड को लगा और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी और एक सीधा संदेश था कि उन्हें चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, हुकूमत हिल गई। उन्होंने तिलका को पकड़ने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आयर कूट के नेतृत्व में एक बड़ी फौज भेजी। इसके बाद क्या हुआ? क्या वो पकड़ेगा? तुरंत नहीं। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज के जंगलों से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, लेकिन अंग्रेजों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। तो उन तक खाना पानी पहुंचना बंद हो गया। हाँ, रसद बंद हो गई। और फिर जैसा कि कई कहानियों में होता है, कहा जाता है कि उनके ही एक साथी ने पैसे के लालच में विश्वासघात किया और अंग्रेजों को उनके ठिकाने की खबर दे दी। 12 जनवरी 1785 को उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी सजा बहुत क्रूर थी, बहुत ज्यादा। उन्हें घोड़ों से बांधकर भागलपुर की सड़कों पर मीलों तक घसीटा गया और फिर 13 जनवरी 1785 को एक बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दे दी गई। उस वक्त वो सिर्फ 35 साल के थे। अंग्रेजों को लगा कि इस क्रूर सजा से वो विद्रोह की आग को हमेशा के लिए बुझा देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा हुआ। हाँ। तिलका मांझी की शहादत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया। बाद के दशकों में हुए सिधो कानो के संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा के उलगुलान जैसे बड़े आंदोलनों ने कहीं ना कहीं तिलका मांझी के संघर्ष से ही प्रेरणा ली। सारी बात है। आज भी भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर है और उनकी याद में लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये कमाल की, मतलब किसी फिल्म जैसी कहानी है। एक हीरो, एक विलन, विद्रोह और शहादत। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो एक ज्यादा जरूरी सवाल उठता है। वो क्या? इस कहानी का असली दाव क्या है? ये कहानी किस समुदाय की पहचान, उसके गौरव और उसके संघर्ष से जुड़ी है? और वो समुदाय यानी पहाड़िया समुदाय आज कहाँ खड़ा है? सही बात है। पहाड़िया समुदाय की आज की चुनौतियां 100% सच हैं। पहाड़िया समुदाय, जिसमें माल पहाड़ियां और सोरिया पहाड़ियां जैसे उपसमूह हैं, भारत के सबसे पुराने और खास तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों यानी पीवीटीजीज में से एक हैं। और ये हजारों सालों से झारखंड और बिहार के राजमहल की पहाड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन आज वो विकास के हर पैमाने पर सबसे पिछड़े हुए समुदायों में से हैं। हमारे पास जो एक फील्ड विजिट रिपोर्ट है वो उनकी हालत को बहुत साफ तौर पर दिखाती है। हाँ, उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। जैसे सरकारी राशन लेने के लिए लोगों को 2 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है क्योंकि गांव तक सड़कें ही नहीं है।
सोचिए, एक परिवार को 35 किलो अनाज की बोरी अपने सर पर उठाकर घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से घर लाना पड़ता है। और स्वास्थ्य का हाल तो और भी चिंताजनक है। एम्बुलेंस के गांव तक न पहुंच पाने की वजह से गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की मौत हो जाना ये एक आम बात है। बिल्कुल। लोग इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर हैं, जो मलेरिया के एक इंजेक्शन के लिए 3,000 रुपए तक ले लेते हैं। और ये रकम उन्हें साहूकारों से उधार लेनी पड़ती होगी। हाँ, 200% से 400% के भारी ब्याज पर, जिससे वो कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। शिक्षा की बात करें तो साक्षरता दर बहुत कम है, खासकर महिलाओं में। कई इलाकों में तो सिंगल डिजिट में है। बाल विवाह और बच्चों का बीच में ही स्कूल छोड़ देना बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और इन सब के साथ जुड़ा है पहचान का संकट। जंगल पर उनकी निर्भरता कम हो रही है क्योंकि जंगल कट रहे हैं। और जैसा कि एक लेख में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, उनके लिए जंगल खोना सिर्फ आय का स्रोत खोना नहीं है। ये एक ही बार में एक पुस्तकालय, एक दवाखाना, एक मंदिर और एक इतिहास खोने जैसा है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। उनका पूरा जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान जंगल से जुड़ी है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये वो समुदाय है जो प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल बनाकर रहता है, जिनका कार्बन फुटप्रिंट लगभग 0 है, लेकिन विकास के हर सूचांक पर वे सबसे नीचे हैं। तो सवाल उठता है कि इन समुदायों के लिए विकास का मतलब क्या है? क्या वही जो हम शहरों में बैठकर सोचते हैं, पक्की सड़कें और ईंट के मकान? यहीं पर एक स्रोत मेन स्ट्रीमिंग के बजाय ब्रॉड स्ट्रीमिंग का एक बहुत ही जरूरी विचार सामने रखता है। हाँ, ब्रॉड स्ट्रीमिंग। ये ब्रॉड स्ट्रीमिंग क्या है? ये मेन स्ट्रीमिंग से कैसे अलग है? देखिए, मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि एक समुदाय को बाहर से आकर मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश करना, उन पर विकास का एक तय मॉडल थोपना। अच्छा। जबकि ब्रॉड स्ट्रीमिंग का मतलब है विकास की धारा को ही चौड़ा करना, यानी विकास को उन पर थोपना नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, उनके ज्ञान और उनकी जरूरतों को विकास के केंद्र में रखना। तो ये ऊपर से नीचे आने वाला मॉडल नहीं है, बल्कि समुदाय के साथ मिलकर बनाया गया रास्ता है। बिल्कुल। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? मतलब जमीन पर ये कैसे काम करेगा? हाँ, कई हैं। जैसे उनकी पारंपरिक खेती को लें, जिसे वो झूम या कुरवा कहते हैं। मेन स्ट्रीमिंग मॉडल शायद कहेगा कि ये पिछड़ी हुई तकनीक है, इसे बंद करके आधुनिक खेती अपनाओ। लेकिन ब्रॉड स्ट्रीमिंग का नजरिया क्या होगा? ब्रॉड स्ट्रीमिंग का नजरिया होगा कि उनकी इस पारंपरिक विधि, जिसमें मिट्टी और जंगल का गहरा ज्ञान छिपा है, उसे कैसे और बेहतर और टिकाऊ बनाया जा सकता है। एक और उदाहरण आवास योजनाओं का है। एक रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि कैसे सरकारी ईंट के मकान गांव में खाली पड़े रहते हैं और लोग बगल में अपनी पारंपरिक मिट्टी की झोंपड़ियों में रहते हैं। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ईंट के मकान गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं और उनकी जीवन शैली के अनुकूल नहीं है। तो ब्रॉड स्ट्रीमिंग का नजरिया होगा कि उन्हें ईंट के मकान देने के बजाय उनकी पसंद के पारंपरिक मिट्टी के घर बनाने में मदद की जाए, या उनकी अपनी भाषा मालतों में शिक्षा सामग्री तैयार की जाए, ताकि बच्चे अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहें, न कि उन्हें स्कूल में आते ही एक अनजान भाषा का सामना करना पड़े। बिल्कुल। एक लेख में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है। कई बार अधिकारी शिकायत करते हैं कि आदिवासी नई तकनीकों को नहीं अपनाते, वो आलसी हैं। हाँ, लेकिन असल वजह आलस नहीं, बल्कि जोखिम का डर है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उनके लिए खेती एक प्रयोग नहीं है, ये उनके जिंदा रहने का सवाल है। अगर कोई नई तकनीक फेल हो गई तो उनके पास साल भर खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो ये जोखिम नहीं उठा सकते। तो कोई भी बदलाव लाने से पहले विश्वास बनाना जरूरी है, जिसमें समय लगता है। हाँ, ये रातों रात टारगेट पूरे करने वाला काम नहीं है। तो ब्रॉड स्ट्रीमिंग का मतलब है धैर्य के साथ उनकी समझ का सम्मान करते हुए काम करना। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? तिलका मांझी की कहानी हमें इतिहास लिखने और उसे याद रखने के तरीकों पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। नायक कौन बनाता है, लोक कथाएं या सरकारी दस्तावेज? और इतिहास की इस लड़ाई में कौन सी कहानियां अक्सर भुला दी जाती हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि चाहे नायक मिथक हो या यथार्थ, उस समुदाय का क्या जिसकी पहचान उस कहानी से जुड़ी है। हाँ। पहाड़िया समुदाय का वर्तमान संघर्ष हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली न्याय सिर्फ इतिहास के नायकों को याद करने में है, या उनके लोगों को, उनके वंशजों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित आज और कल देने में है। हम श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं।
किसी समुदाय के लिए आत्मसम्मान और पहचान को बनाए रखते हुए विकास के सही मायने क्या हो सकते हैं? क्या विकास और विरासत को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, या फिर तरक्की का कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है जो परंपरा की जड़ों से जुड़ा हो?